हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री से 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, सभी को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं। 1857 का विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे नामक एक सैनिक के विद्रोह से हुई थी। जो 1857 का विद्रोह था वो मंगल पांडे नामक एक सैनिक के विद्रोह से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे कौन थे? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये बंगाल में स्थित बैराकपुर में तैनात थे। इन्हें रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इन्होंने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। इसके बाद इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, परंतु उनके कुछ सिपाही इन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिए। मंगल पांडे ने अपने साथियों से विरोध करने के लिए कहा मंगल पांडे ने अपने साथियों से। पर किसी ने भी साथियों से विद्रोह करने के लिए तो कहा था मंगल पांडे ने, पर किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी और मंगल पांडे ने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने के प्रयास किए, परंतु इस प्रयास में वह घायल ही हुए थे। मतलब आत्महत्या करना चाह रहे थे मंगल पांडे, लेकिन वह घायल हुए थे बस। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया था? 8 अप्रैल 1957 को। सॉरी, 1857 होगा यहाँ पे। यहाँ पे 1857 है, 1957 नहीं है। मिस्टेक है, ये 1857 है। तो 1857 का जो पहला क्रांतिकारी कहा गया वो मंगल पांडे को ही कहा गया था। आगे देखते हैं। मेरठ में बगावत। मंगल पांडे की मृत्यु के बाद विद्रोह शांत नहीं हुआ था। जब मंगल पांडे की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद भी विद्रोह शांत नहीं हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में उपस्थित सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना इस विद्रोह की शुरुआत की और जल्दी इसमें घुड़सवार फौज भी शामिल हो गई थी। पैदल सेना ने शुरुआत करी थी इस विद्रोह की, लेकिन उसमें घुड़सवार फौज भी शामिल हो गई थी। धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे मेरठ शहर में फैल गया। सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार मतलब हथियार रखने और जो गोला बारूद वगैरह रहता है उसको रखने की जगह शस्त्रागार मतलब पर कब्जा किया, ताकि विद्रोह के लिए जरूरी शस्त्र इकट्ठा कर सकें। जो सिपाही थे मेरठ छावनी के, उन्होंने सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जे किए ताकि वे विद्रोह के समय शस्त्र वगैरह और जरूरी वस्तुएं इकट्ठा कर सके। धीरे धीरे शहर के आसपास के लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के बंगलों पर हमला कर दिया। बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया और उनके बंगलों को लूट लिया। अंग्रेजों को मारकर उनके बंगलों को लूट लिया। सभी सरकारी इमारतों जैसी रिकॉर्ड दफ्तर, डाक खाने, सरकारी खजाने, अदालत आदि को लूट लिया गया। अंत में तबाह कर दिया गया। पहले सभी इमारतों से लूट कर ली, उसके बाद उसको तबाह कर दिया। विद्रोह के कारणों के बारे में जानते हैं कि 1857 का विद्रोह क्यों फैला था। तो जो तात्कालिक कारण था इसका, वो था गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस। कारतूसों में जो गाय और सूअर की चर्बी थी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, और उसी इस्तेमाल की वजह से जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। जो कारतूस हुआ करते थे उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और उसमें अंग्रेज गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसलिए विद्रोह शुरू हुआ। पहले अंग्रेजी सेना में ब्राउन ब्रेस राइफल का प्रयोग किया जाता था, परंतु वह राइफल बहुत पुरानी थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया।
इस राइफल में कारतूस के ऊपर एक ग्रीस लगाई जाती थी ताकि वह कारतूस लीक ना हो सके और पानी से सुरक्षित रहे, परंतु इस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता रहा। अभी मैंने बताया यह अफवाह फैलाई गई थी कि कारतूस पर लगा हुआ ग्रीस गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। तो अंग्रेजों ने ऐसा भारतीय हिंदुओं और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट करने के लिए किया गया। आगे देखते हैं, राजनीतिक कारण के बारे में जानते हैं। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे और वेलेस्ली थे, उनकी विस्तारवादी नीति थी। अंग्रेजों ने हड़प की नीति को लागू किया और दत्तकता को अवैध घोषित किया। हड़प की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने कानून बनाया ताकि कोई ऐसा शासक जिसकी स्वयं की संतान नहीं है वह किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, और उसकी मृत्यु के बाद क्योंकि उसकी कोई वंशज नहीं है इसलिए सारा शासन अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। ये थी लॉर्ड डलहौजी और वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति, हड़प नीति। तो इस कारण से भी जो विद्रोह था वो भी अपना एक रूप ले लिया। सहायक संधि के बारे में बात करें तो इसे 1798 में लागू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा शासकों से एक सहायक संधि की जाती थी। जो राजा महाराजा रहते थे उनसे एक संधि की जाती थी। इस सहायक संधि के अंतर्गत कुछ शर्तें हुआ करती थी। राजा अपनी स्वयं की सेना नहीं रख सकते। अंग्रेजों की सेना को राजा के क्षेत्र में नियुक्त किया जाता था। इस सेना का सभी खर्चा राजा द्वारा उठाया जाएगा। अंग्रेजों की आज्ञा के बिना राजा किसी से भी युद्ध या कोई संधि नहीं कर सकते। इन सभी शर्तों की वजह से राजा की शक्ति कमजोर हो जाती थी और धीरे धीरे अंग्रेज उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया करते थे। ये जो कुछ शर्तें रखी थी सहायक संधि में, इसके द्वारा जो राजा की शक्ति थी वो कमजोर हो जाती थी, कम हो जाती थी, और अंग्रेज जो थे उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया करते थे। आर्थिक कारण की बात करें तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बना माल जो था वो सस्ता हो गया। मशीनों से माल बनने लगा तो जो सामान की कीमत थी वो सस्ती हो गई। इसे भारत में लाकर बेचा जाने लगा। जो मशीनों द्वारा तैयार किया जाता था उसे भारत में लाकर बेचा जाने लगा, जिसके कारण भारत में स्थित उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ। भारत में जो उद्योग थे उनको बड़ा नुकसान हुआ। इन उद्योग में काम करने वाले कारीगर और इन उद्योगों के मालिकों को हानि के कारण ये सब भी अंग्रेज के खिलाफ हो गए। जो उद्योगों के काम करने वाले कारीगर थे, जो मालिक थे उसके, और भी अन्य लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों के व्यापारिक नीति के कारण भारत का विदेशी व्यापार लगभग समाप्त हो गया। जो भारत से बना हुआ माल विदेशों में बेचा जाता था, जो अंग्रेजों की व्यापारिक नीति थी उसके कारण वो बंद हो गया, जिससे भारतीय व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था के कारण किसानों का शोषण हो रहा था और किसानों ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जमींदारी व्यवस्था के कारण भी किसानों का शोषण होने लगा था और किसानों ने भी इस जो 1857 का विद्रोह था इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय लोगों पर बड़ी मात्रा पर कर लगाए जाते थे। जो टैक्स हुआ करता था, अंग्रेजी जो शासन था वो भारतीय लोगों पर बढ़ा चढ़ाकर कर लगाया जाता था, जिसकी वजह से लोगों की जीना भी मुश्किल हो गया था। इन सब ने भी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया। टैक्स बहुत लगाया जा रहा था भारतीय लोगों पर। ये आगे देखते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में बात करते हैं तो ईसाई पादरियों द्वारा भारत में लोगों को लालच देकर उनसे जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। इस वजह से भारतीय लोग अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे।
ईसाई धर्म अपनाया जा रहा था जबरदस्ती लोगों से बोलकर। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थित कई मान्यताओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। इससे हिंदू ने अपनी आस्था के विरुद्ध माना और विद्रोह अंग्रेजों का विरोध किया। जो सती प्रथा थी और जो बाल विवाह था, हालांकि वो सही रोक लगाई थी, लेकिन हिंदुओं की जो आस्था थी उस पर काफ़ी प्रभाव हुआ और विरुद्ध मान लिया इसने हिंदुओं ने, और अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश की, जिस वजह से लोगों का असंतोष बढ़ा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश की, जिस वजह से लोगों का असंतोष बढ़ा। कुछ प्रयास जो अंग्रेजों के थे वो हालांकि सही थे, लेकिन जो भारतीय लोगों थे उनके नज़रिए से गलत थे। जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा हो गई और सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। ये सब चीज़ें जो थी वो सही थी, लेकिन भारतीय लोगों के नज़रियों में सही नहीं था। सैन्य कारण के बारे में बात करें तो परेड के समय भारतीय सैनिक से बुरा व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिक इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। परेड के समय भारतीय सैनिकों से अंग्रेज जो थे वो बुरा व्यवहार करते थे, तो इस वजह से भी जो भारतीय सैनिक थे वो इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। आगे देखते हैं। अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले भारतीय सैनिकों को काफ़ी कम वेतन दिया जाता था, जिस वजह से वे नाखुश थे। पैसे भी जो सैलरी हुआ करती थी वो अंग्रेजी सैनिकों से मुकाबले काफ़ी कम दिया जाता था भारतीयों को, तो इस वजह से भी वे नाखुश थे। अब बात करते हैं विद्रोह और नेताओं के बारे में बात करते हैं। तो धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे देश में फैलने लगा। सभी विद्रोही ने इस विद्रोह को पूरे देश में फैलाने के लिए एक अच्छे संगठन का निर्माण किया। ऐसे लोग अपना नेता बनाया जो अंग्रेजों से पहले मुख्य नेता हुआ करते थे। उदाहरण के लिए दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता बनाया गया। कानपुर में नाना साहेब को इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने इस विद्रोह को संभाला। अवध में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया। कई क्षेत्रों में कुछ स्थानीय नेता भी सामने आए, जिन्होंने विद्रोह के आसपास के लोगों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल गया। अवध में विद्रोह की बात करें तो पूरे देश में सबसे गंभीर और बड़ा विद्रोह जो हुआ था वो अवध में हुआ था। 1801 में अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि थोप दी गई। अब सहायक संधि क्या थी? इसके अंतर्गत अवध की सेना को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा अवध में अपनी सेना को स्थापित किया और पूर्ण सैन्य नियंत्रण हाथ में ले लिया। मतलब जो अवध में सेना थी उसको समाप्त कर दिया और अंग्रेजी सेना वहां पर भेज दिया और सैन्य नियंत्रण जो था वो अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध पर अपना प्रभाव बढ़ाया और 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर शासन से हटा दिया कि राजा ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहे हैं और सामान्य जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। मतलब जब सैन्य नियंत्रण आया अंग्रेजों के हाथ पे, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना अवध पर प्रभाव बढ़ाया और 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर शासन से हटा दिया कि जो उनका शासन था वह ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहे थे और जो जनता थी वो उनसे परेशान थी। परंतु यह बात जो थी वो बिल्कुल गलत थी। नवाब वाजिद अली शाह एक अत्यंत लोकप्रिय नवाब थे और सामान्य जनता द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। जो ये अंग्रेज़ों ने बात बोली थी कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, ये गलत बात थी। जो वाजिद अली शाह थे नवाब, वो अत्यंत लोकप्रिय नवाब थे और सामान्य जनता उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जबरदस्ती अवध पर कब्जा किए जाने के कारण अवध के लगभग सभी लोग नाराज थे और जब नवाब अवध से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते हुए कानपुर तक गए। मतलब अवध जो लखनऊ है, लखनऊ को अवध बोला जाता था।
लखनऊ से कानपुर तक गए। मतलब लखनऊ से कानपुर मेरे को लगता है 100 से 120 किलोमीटर की दूरी होगी। रोते रोते वहां तक गए जब नवाब वाजिद अली साहब विदा ले रहे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने अवध पर क्यों कब्जा किया। तो अंग्रेज भारत में लगभग लाभ कमाने के लिए आए थे। केवल लाभ कमाने के लिए आए थे जो अंग्रेज थे। उस दौर में अवध की मिट्टी, नील और कपास की खेती बहुत अच्छी थी, जिस वजह से अंग्रेज ने अवध पर अधिग्रहण किया ताकि वह नील और कपास की खेती अधिक से अधिक लाभ कमा सके। मतलब अधिक से अधिक लाभ के कारण उन्होंने अवध पर कब्जा करी। साथ ही इस क्षेत्र में उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था, जिस वजह से अंग्रेजों ने अवध पर अधिग्रहण किया। संचार के साधनों की बात करें तो 1857 में के विद्रोह में एक बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ। ऐसे बड़े विद्रोह में संचार की अहम भूमिका थी। जो संचार था, लोगों को संदेश पहुंचाना, इसकी बहुत अहम भूमिका थी। विद्रोह में संचार से मतलब है कि किस तरीके से विद्रोहियों ने एक जगह से दूसरी जगह विद्रोह से जुड़ी खबरें पहुंचाई और तालमेल बैठाया। भारत के अलग अलग क्षेत्र में हुए विद्रोह की तारीखों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे विद्रोह की खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, वैसे विद्रोह आगे बढ़ता गया। विद्रोह की जानकारी देने के लिए कई जगह पर शाम को तोप का गोला दागा गया और कई जगहों पर बिगुल बजाकर विद्रोह की शुरुआत का संकेत दिए। बिगुल। कई क्षेत्रों में घुड़सवार एक जगह से दूसरी जगह जाकर विद्रोह से जुड़े संदेश पहुंचाया करते थे। इन सब तरीकों से पूरे देश में विद्रोह की खबर फैली। मतलब अलग अलग साधन थे संचार को पहुंचाने के, जो संदेश हुआ करते थे उसके अलग अलग साधन थे। नेक्स्ट देखते हैं, विद्रोही क्या चाहते थे। तो 1857 के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें अंग्रेजी दस्तावेज से पता चली है। इन दस्तावेजों में अंग्रेजी अफसरों द्वारा बनाया गया था। इसी वजह से दस्तावेजों के द्वारा अंग्रेजी लोग की सोच के बारे में पता चलता है। विद्रोही की मांग के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं मिलती है। 1857 के विद्रोह में शामिल ज़्यादातर विद्रोही आम लोग थे और पढ़े लिखे नहीं थे, जिस वजह से उनकी मांगों के बारे में जानकारी का अभाव है। मतलब सही तरीके से जानकारी नहीं मिली है जो विद्रोही के बारे में। उनसे जुड़े कुछ इश्तेहार व कुछ घोषणाएं की उपलब्ध है जो लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की जाती थी। इन्हीं इश्तेहार और घोषणाओं के आधार पर विद्रोह में शामिल लोग की सोच और मांग के बारे में पता चलता है। नए शासन की स्थापना के बारे में बात करें तो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे क्षेत्र में ब्रिटिश शासन बिखर जाने के बाद विद्रोही एक नए शासन की स्थापना की। विद्रोहियों ने एक नए शासन की स्थापना करी। यहाँ के नेता ने पुरानी दरबारी संस्कृति के अनुसार विभिन्न पदों पर लोगों की नियुक्ति की। पुरानी ही संस्कृति जो थी, दरबारी संस्कृति थी, उसी के अनुसार विभिन्न पदों पर लोगों की नियुक्ति की। भू राजस्व की व्यवस्था बनाई ताकि सैनिकों का वेतन दिया जा सके। सभी लोगों की लूटपाट और लड़ाई दंगे को रोकने के आदेश दिए गए। सभी प्रकार की लूटपाट और लड़ाई दंगों पर रोकने के आदेश दिए गए, परंतु यह व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चली और अंग्रेजी शासन का पलटवार हुआ। धीरे धीरे उत्तरी भारत में अंग्रेज शासन बिखरने लगा। इसे देखते हुए अंग्रेजियों ने विद्रोह को कुचलने के लिए योजना बनाई। फौजियों की टुकड़ी उत्तरी भारत क्षेत्रों में भेजने से पहले अंग्रेजों ने एक नया कानून जारी किया था जिसका नाम था मार्शल लॉ। अभी मार्शल लॉ क्या है, चलिए जानते हैं उसके बारे में भी।
इस लॉ के तहत अंग्रेजी प्रशासन ने अंग्रेजी फौजियों, अफसरों तथा सामान्य अंग्रेजी लोगों को ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। अंग्रेजों ने विद्रोह के लिए केवल एक सजा रखी थी, वह थी मौत। जो मार्शल लॉ था उसके अंतर्गत ये था, जो अंग्रेजी फौजी अफसर और सामान्य अंग्रेजी लोग थे उनको हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने को कहा और सजा देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था, और जो सजा थी वो केवल मौत थी। उसके अलावा कोई और सजा नहीं रखी गई थी, केवल मौत थी उसकी सजा। दिल्ली पर आक्रमण की बात करें तो 1857 पर दिल्ली पर दो तरफ से आक्रमण किया। पहली सेना टुकड़ी को पंजाब से दिल्ली की तरफ भेजा जबकि दूसरी सेना को कोलकाता की ओर से दिल्ली की तरफ भेजा गया। दोनों ही पक्ष के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। इस बार अंग्रेजों की लड़ाई केवल फौजियों के साथ नहीं थी, बल्कि सामान्य लोग भी अंग्रेजों के विरुद्ध में उतर आए थे। कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी इस विद्रोह में शामिल थी। लंबी लड़ाई के बाद 1858 के मार्च में अंग्रेजों ने फिर से क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया था। 1857 का विद्रोह चला तो बहुत दिनों तक और बड़े पैमाने पर फैला भी है, लेकिन एक सफल विद्रोह की तरह उभर कर नहीं आया। जो 1857 का विद्रोह था, ये सफलता इसने हासिल नहीं करी। उसके कई कारण थे, जैसे कि जो निश्चित तिथि के पहले विद्रोह को शुरुआत कर दिया था और जो नेता का अभाव था, मतलब किसी ने नेतृत्व ढंग तरीके से नहीं किया था। तो और भी ऐसे कारण हैं जिसके कारण असफल रहा 1857 का विद्रोह। तो जो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहां मैं PDF सेंड कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।